हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। इस चैप्टर में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा क्या होता है, पैसा क्या होता है, और साख यानी कि लोन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आखिर पैसे का इतना वैल्यू क्यों है और जो लोन ली जाती है वो अच्छी है या बुरी है। इसके अलावा और भी कई जानकारियाँ हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा क्या है? पैसा जिसे कहते हैं, और विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। जो लेन देन किया जाता है, बिजनेस की जाती है, उसमें पैसे से ही सामान खरीदा जाता है और पैसे के लिए ही सामान को बेचा जाता है। तो जो विनिमय होता है, खरीद बिक्री होती है, लेन देन होती है, उसमें मुद्रा क्या करती है? एक माध्यम का काम करती है। पैसा क्या करती है? एक माध्यम का काम करती है। यहाँ लिखा है मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि पैसे का इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे गरीब माना जाता है, और जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उसे अमीर माना जाता है। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। यहाँ लिखा है कि बहुत से लेन देन में आपने ये देखा होगा कि जो पैसा होता है उस पैसे के जरिए चीज़ों को खरीदा जाता है और पैसे के लिए ही चीज़ों को बेचा जाता है। और ऐसे ही कुछ लेन देन होते हैं जिसमें पैसे के बदले सेवाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि सेवा के बदले पैसे ली जाती है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि जब लेन देन हो रहा हो, जब खरीद बिक्री होती है, उस वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, यानी कि पैसा लेना और देना ना हो। भले ही वो चीज़ बेची जा रही हो या खरीदी जा रही हो, या फिर सेवा दी जा रही हो या सेवा ली जा रही हो सकता है कि इसमें मुद्रा का यानी पैसे का कोई लेन देन ना हो, सिर्फ बाद में भुगतान करने का वादा हो, यानी कि उस प्रोडक्ट के बदले, उस चीज़ के बदले, उस सेवा के बदले बाद में उसे पे करने का वादा किया गया हो। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं, खरीद बिक्री होती है, जिसमें पैसा उसी वक्त नहीं दिया जाता, बल्कि वादा कर लिया जाता है कि बाद में आपको इसके पैसे दे दिए जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। यहाँ लिखा है कि जिस इंसान के पास पैसा होता है वो खरीद बिक्री करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है, और वो पैसे से ही कोई भी चीज़ को खरीद सकता है या फिर सेवा खरीद सकता है। इसलिए हर कोई पैसे का ही यूज़ करना पसंद करता है, क्योंकि वो पैसे के इस्तेमाल करके ही कोई भी चीज़ खरीद सकता है और कोई भी सेवा ले सकता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल, यानी कि फिर उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है एक जूता निर्माता का। जूता निर्माता किसे कहते हैं? जो जूते बनाता हो, अपनी कंपनी में जूते बनाता हो और फिर उसे वो सेल करता हो। यहाँ लिखा है एक जूता निर्माता बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। यहाँ लिखा है कि एक जूता निर्माता जब वो जूता बनाता है या बनवाता है और उसे फिर बाज़ार में जूता बेच देता है, और जूता बेचने के बाद उसे क्या ज़रूरत है? गेहूँ खरीदने की। तो जूता अगर वो बेचता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसे पैसा मिलता है, और इसी पैसे से वो फिर क्या करेगा? गेहूँ खरीदेगा। यहाँ लिखा है
कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। एक इंसान जो चीज़ को बेचने की इच्छा रखता है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है या फिर गेहूं को बेचना चाहता है और उसे कोई और चीज़ खरीदनी है, जैसे जूता खरीदना है, तो जूता जो बेचेगा उसको भी तो गेहूं खरीदने की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी तो वो उसको खरीद पाएगा या फिर अपने प्रोडक्ट को बदले में दे पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है एक इंसान जो कोई भी चीज़ बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, उसी चीज़ को दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। चीज़ों के खरीद बिक्री प्रणाली में जहाँ पैसे का यूज़ किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी कि बिना पैसे का यूज़ किए हुए ही चीज़ों का लेन देन होता है, वहाँ आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। यानी कि जो खरीदना चाहता है बेचने वाले को वो चीज़ लेनी हो या बेचनी हो, या फिर जो इंसान बेचना चाहता हो सामने वाले को वो चीज़ लेना हो, अगर ऐसा दोहरा संयोग हो तभी वहाँ पर वस्तु का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। और इसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पैसे का यूज़ होता है, जो पैसा होता है वो इम्पोर्टेंट मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करता है, यानी कि वो एक माध्यम बन जाता है जिससे कि ज़रूरतों के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। अगर जिसे गेहूँ खरीदना है या फिर जिसे गेहूँ बेचना है या जिसे जूता खरीदना है या जूता बेचना है, अगर वो खरीद और बिक्री अगर पैसे के माध्यम से होगा तो हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान को खरीद सकेगा, जिसे जो ज़रूरत होगी वो सामान को खरीदेगा। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता है कि उसे एक ऐसे किसान को ढूंढने की ज़रूरत है जो ना सिर्फ उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे, क्योंकि जूते वाले को अगर गेहूं खरीदने की ज़रूरत है तो वो ऐसे किसान को ढूंढेगा जो कि गेहूं बेचता हो और साथ साथ उसे जूते की भी ज़रूरत हो। लेकिन अगर यहाँ पर पैसे का यूज़ होता है तो कोई भी किसी भी तरह की चीज़ों को खरीद सकता है। उसे केवल अपने जूते के लिए ख़रीदार ढूंढना है और उसे क्या करना है, सिर्फ अपने जूते के लिए ख़रीदार ढूंढना है कि कोई उसका जूता ले और बदले में उसे पैसा दे और उस पैसे से वो गेहूं खरीदे। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वो बाज़ार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है, और एक बार उसे जूते के बदले में अगर पैसे मिल जाते हैं तो वो बाज़ार में गेहूं खरीद सकता है या फिर गेहूं या दूसरी कोई चीज़ खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसलिए जो मुद्रा है यानी जो पैसा है वो विनिमय प्रक्रिया में यानी कि खरीद बिक्री के प्रोसेस में, खरीद बिक्री के प्रक्रिया में माध्यम का काम करता है और इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय का यानी कि खरीद बिक्री का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को यानी पैसे को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी कि आज हम किसे पैसे के रूप में देखते हैं, हम चेक को भी पैसा ही समझते हैं। मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, यानी कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में खरीद बिक्री में एक मीडियम बन सकती है, एक माध्यम बन सकती है।
सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। यहाँ लिखा है कि सिक्कों के चलन से पहले, यानी जब सिक्का का चलन नहीं था, सिक्कों के चलन से पहले लोग क्या करते थे, पैसे के रूप में कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। एग्जाम्पल के लिए बहुत पुराने समय में भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी कि अनाज का इस्तेमाल और जानवरों का इस्तेमाल पैसों के रूप में करते थे। इसके बाद सोना से बनी हुई सिक्के होने लगे, चांदी से बनाए गए सिक्के थे और तांबे से बनाए गए सिक्के थे। ये जो भी धातुओं से बने हुए सिक्के थे उनका चलन हुआ और इनका चलन पिछली सदी तक रहा, यानी कि जब तक राजा बादशाह थे तब तक इनका चलन था। हम आधुनिक मुद्रा के रूप में किसे किसे मानते हैं, यानी कि मुद्रा का आधुनिक रूप कौन कौन सा हो सकता है। करेंसी, यह लिखा है मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। यानी कि मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं उनमें करेंसी क्या है, कागज़ के नोट है और सिक्के हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ लिखा है कि वो चीज़ें जो पहले पैसे के रूप में यूज़ की जाती थी, उसका उलट आधुनिक मुद्रा जो है, यानी कि जिसे हम कागज़ के नोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सिक्के के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये जो आधुनिक मुद्रा है वो बहुमूल्य धातुओं से नहीं बनी हुई है। सोना से बनी नहीं होती, चांदी से बनी नहीं होती, तांबे के बने सिक्के नहीं है। पहले जब राजा बादशाह हुआ करते थे तब वो सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों का इस्तेमाल किया करते थे। राजा बादशाहों के ज़माने में सोना, चांदी, तांबे के बने सिक्कों का चलन था। लेकिन आज के जो सिक्के हैं वो सोना, चांदी और तांबे के बने नहीं होते हैं। पहले अनाज और पशुओं को इस्तेमाल किया जाता था पैसे के रूप में। किसी भी चीज़ का लेन देन होता था, खरीद बिक्री होती थी, उसमें अनाज और पशुओं को पैसे के रूप में यूज़ किया जाता था। लेकिन आज अनाज और पशुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आधुनिक मुद्रा का, यानी कि जो आज हम मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, पैसे इस्तेमाल करते हैं, कागज़ के नोट और सिक्के, इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी कि आधुनिक मुद्रा क्या है कि सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के नहीं होते और अनाज और पशुओं की तरह लेन देन में पहले इस्तेमाल होता था अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में, लेकिन आज अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। जो पैसा होता है वो खरीद बिक्री का माध्यम इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी देश की सरकार हो, इसे प्राधिकृत करती है, इसे वैध मानती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। अब जो नोट होता है, जो कागज़ के नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, उन्हें कौन जारी करता है? भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था यानी इंस्टीट्यूट पैसा जारी करने की इजाज़त नहीं देता। यानी कि भारत का कानून किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को मुद्रा यानी कि पैसा जारी करने की इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा कानून जो होता है वो लेन देन, खरीद बिक्री के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। यानी भारत का जो कानून है वो ये बताता है कि जो रुपया है उसके ज़रिए ख़रीद बिक्री की जा सकती है और इस तरह की ख़रीद बिक्री जिसमें रुपये का इस्तेमाल होता है वो वैध है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। सौदों की अदायगी मीन्स कि
अगर कोई बेचता है कि मैं तुम्हें इतने में ये सेल करूँगा, अगला जो ख़रीदार है वो कहता है कि मैं इतने में तुमसे ख़रीदूँगा, तो ये ख़रीद बिक्री में जो सौदा होता है उस सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ख़रीद बिक्री में मैं रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत में सौदों में अदायगी के लिए रुपयों का यूज़ मना नहीं किया जा सकता है। यानी हर किसी को लेन देन और ख़रीद बिक्री में रुपये का इस्तेमाल करना है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि रुपये में वो अदा नहीं करेगा या फिर रुपये में कोई ख़रीद बिक्री नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ये इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का कानून किसी को भी ये अधिकार नहीं देता है कि कोई भी रुपये को अस्वीकार करे। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है, और इसलिए जो कि भारत के कानून के अनुसार रुपया वैध है, और इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय यानी खरीद बिक्री का माध्यम स्वीकार किया गया है। यानी पैसे से, रुपये से खरीद बिक्री हो सकती है। नेक्स्ट है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का जमा होना। तो बैंकों में निक्षेप यानी बैंक में क्या जमा होता है? बैंक में पैसा जमा होता है। यहाँ लिखा है लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, यानी कि लोग पैसे बैंकों में जमा के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्त नगद होता है। यहाँ लिखा है कि किसी समय पर, किसी वक्त पर लोगों को डेली की ज़रूरतों के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है, कुछ ही सिक्कों की ज़रूरत होती है, नोटों की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्त नगद होता है। वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जो भी महीने मिलते हैं, यानी वेतन वाले जो मज़दूर होते हैं उनके पास अतिरिक्त नगद होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, और वो इस पैसे को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर यानी अकाउंट खोलकर जमा कर सकते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं, यानी बैंक जो भी पैसे कोई जमा करता है बैंक उसे स्वीकार करता है और उस पैसे पर सूद भी देते हैं, मीन्स इंटरेस्ट भी देते हैं। इस तरह लोगों का जो पैसा है वो बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, यानी जो पैसा जमा किया जाता है उस पर सूद भी मिलता है। लोगों को पैसा जमा करने पर इंटरेस्ट भी मिलता है। लोग जमा किए हुए पैसे को अगर ज़रूरत उनकी पड़ती है तो वो ज़रूरत के अनुसार अपने अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं। उन्हें पैसा निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जो कि बैंक के खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। यानी कि अगर कोई पैसा जमा करता है तो उसे मांग के जरिए ही वो बैंक से पैसा निकाल सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। ये सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। मांग जमा क्या होता है? जब कोई एक पर्सन किसी बैंक में अपना पैसा जमा करता है और कभी उसे उस पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से वो पैसा मांगता है, इसे ही कहा जाता है मांग जमा। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। बैंक
में मांग जमा कौन सी दिलचस्प सुविधा देता है? भुगतान, चेक से भुगतान करने की सुविधा देता है। ये जो सुविधा है इसे पैसे का यानी कि खरीद बिक्री का माध्यम जिसे हम कहते हैं, मुद्रा क्या है, पैसा क्या है, खरीद बिक्री का एक माध्यम है। ये जो सुविधा है इसे मुद्रा का, पैसा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता यानी कि जो पैसे देता है, यानी जिसके नाम से बैंक में अकाउंट है, वो अगर ये चाहता है कि वो किसी को पैसा दे तो वो चेक देता है और उस चेक पर जिसे पैसा देना होता है उसका नाम लिखा होता है और फिर वो चेक बैंक के पास जाता है और बैंक एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम की किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक क्या है? चेक बैंक को ये आदेश देता है कि व्यक्ति के खाते से पैसा दिया जाए। किसे दिया जाए? चेक पर जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को पैसा दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चेक का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ लिखा है पे प्रेम कुमार। किसे पैसा देना है? प्रेम कुमार को पैसा देना है। बैंक किसको पैसा देगा? प्रेम कुमार को पैसा देगा। और ये अकाउंट किसका है? एम सलीम का है। यानी कि एम सलीम ये चाहते हैं कि प्रेम कुमार को पैसा दिया जाए बैंक की तरफ से, इसलिए इस एम सलीम क्या करेंगे? एक चेक देंगे और उस पर अपना साइन करेंगे और ये चेक किसकी तरफ से मिलता है? बैंक की तरफ से मिलता है। और बैंक की तरफ से मिले हुए चेक पर एम सलीम अपना सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखा है पे प्रेम कुमार, यानी कि वो ये आदेश देते हैं चेक के जरिए बैंक को कि बैंक उनके अकाउंट से पैसा किसे दे? प्रेम कुमार को दे। मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ लिखा है कि मांग जमा में पैसे का अनिवार्य लक्षण मिलते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए, यानी कि मांग जमा यानी कि पैसा जब बैंक में जमा होता है और बैंक से बिना पैसे निकाले ही चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए, बिना कैश का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना पॉसिबल हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ, यानी कि मांग जमाओं को करेंसी कागज़ के नोट और सिक्कों के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है, यानी चेक को भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में पैसा समझा जाता है। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यानी कि बैंकों के लिए इन जमा के बदले, यानी कि बैंक में जो भी पैसा जमा किया जाता है उसके बदले किसी भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से, यानी बैंक के प्रणाली की काम करने की प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी कि बैंक से कर्ज लिया भी जाता है और जब कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक उसमें भी इंटरेस्ट देता है, यानी बैंक भी एक तरह से कर्जा लेता है और बैंक एक तरह से कर्जा देता है। यहाँ लिखा है बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। यानी कि बैंक क्या करता है कि जब कोई
अपना पैसा बैंक में जमा करता है, बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। यानी कि कोई अगर पैसा जमा करता है तो उसमें से एक छोटा हिस्सा बैंक अपने पास रखता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपया जमा किया है, उसमें से 15 रुपये बैंक अपने पास रखता है नकद के रूप में। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब पैसा जमा करता है वो एक दिन में सभी पैसा नहीं निकाल लेगा, या जितने भी लोग जमा करते हैं वो सभी एक दिन में सभी पैसे नहीं निकालते हैं। इसलिए जो भी जमा करता है, जो भी व्यक्ति पैसा जमा करते हैं, उन जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को देखते हुए ये 15% बैंक अपने पास नकद रखता है, इस प्रावधान को किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। यानी कि बैंक 15% अपने पास नकद के रूप में रखता है। अब अगर कोई भी व्यक्ति या कोई ख़ास ओकेज़न पर कुछ लोग पैसा निकालने के लिए आते हैं, तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो जो लोग मांगने आते हैं, अपने अकाउंट से पैसा निकालने आते हैं, बैंक उनको नकद के रूप में पैसा दे सके। इसलिए बैंक के पास जो नकद पैसा होता है, इससे बैंक जो लोग मांगने आते हैं उसको आराम से पैसा दे सकता है और इतने नकद से बैंक का काम आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी बैंक में जो पैसा जमा होता है उसके एक बड़े भाग को बैंक कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। यानी कि बहुत तरह के कामों के लिए कर्ज की मांग रहती है, जैसे कि बिज़नेस करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं बैंक से, या फिर पढ़ाई पूरी करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, या घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। जो बैंक होता है वो जमा राशि का, यानी जो भी पैसा उनमें जमा होता है, बैंक में जमा होता है, वो लोगों की ऋण आवश्यकताओं को, यानी कि कर्ज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक क्या करते हैं, जो भी पैसा उनमें जमा होता है वो जिन्हें भी लोन की ज़रूरत होती है वो उन्हें पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी कि इस तरह से बैंक जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी कि जो जमा करता है, जो अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, वो जमा करता है। और जमाकर्ता के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है और जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे कर्जदार को पैसे की ज़रूरत होती है, तो बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। जमाकर्ता डायरेक्ट कर्जदार को पैसे कर्ज नहीं देते हैं, बल्कि जमाकर्ता बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं और बैंक वाले जिसको पैसे की ज़रूरत होती है उसे कर्ज देते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। जो बैंक होता है जमा पैसे पर इंटरेस्ट कम देते हैं, लेकिन जिन्हें कर्ज देते हैं उन्हें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पर, ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं। यानी कि अगर बैंक में कोई पैसा जमा करता है तो उस पैसे पर अगर 2% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो बैंक जिसको भी वही पैसा कर्ज देगा वो बैंक कर्जदार से उसी पैसे पर
10% इंटरेस्ट लेता है। यानी कि वो किससे ज़्यादा पैसा ले रहा है? कर्जदार से ज़्यादा पैसे ले रहा है। बैंक जब कर्जदारों से ज़्यादा इंटरेस्ट पर, ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देता है और कर्जदारों से जो पैसे इंटरेस्ट के रूप में यानी कि ब्याज के रूप में बैंक को मिलता है, और उस जमा से, उस इंटरेस्ट से, उस ब्याज से वो जमाकर्ताओं को कुछ परसेंट यानी बैंक जमाकर्ताओं को कुछ परसेंट ब्याज देता है, और जो पैसा बचता है वो पैसा बैंक की इनकम होती है। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। साख की यानी कि लोन की अलग अलग स्थितियाँ। हमारे रोज़मर्रा की कामों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में कर्ज का इस्तेमाल होता है। कर्ज जिसे हम उधार कहते हैं, इससे हमारा मतलब क्या है कि कर्ज यानी कि ऋण से, उधार से हमारा तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि एक सहमति से है जहाँ पर साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है। यानी कि जब साहूकार कर्जदार को क्या करता है, जब कोई पैसा देता है या कोई वस्तु देता है या जब कोई सेवा देता है और उसके बदले में फ्यूचर में वो कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। मीन्स कि वो कर्जदार से वही चीज़, धन, वस्तु या सेवा भुगतान करने का वादा लेता है कि कर्जदार भी उसकी ये भुगतान करेगा, और यही जो भुगतान करने का वादा है वही क्या कहलाता है? उधार कहलाता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। यानी कि जब कर्जदार कर्ज लेता है और या उधार लेता है, तो जो ये उधार है उसे यानी कि जिसने कर्ज लिया है वो उस उधार का क्या करेगा? वो उस उधार से अपने उत्पादन को बढ़ाएगा या फिर अपने उत्पादन में जो खर्च है उसको बढ़ाएगा, या फिर उसके उत्पादन में जो भी काम करने वाले जो खर्च हैं उस पर खर्च करेगा और उत्पादन को समय पर पूरा करेगा। मीन्स कि अगर कोई किसान है, अगर वो अपने कमाई को बढ़ाना चाहता है तो वो बैंक से क्या करेगा? पैसा लेगा, या फिर साहूकार से क्या करेगा? कर्ज लेगा, उधार लेगा, और उधार लेने के बाद उस पैसे को अपने उत्पादन में वो खर्च करेगा, और इस तरह से जब उसमें खर्च करेगा तो उसकी कमाई बढ़ेगी यानी उत्पादन ज़्यादा होगा, और फिर जब वो उसको सेल करेगा तो उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। इस तरह से जो उधार है वो एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव भूमिका अदा करता है। लेकिन हर समय कर्ज पॉजिटिव भूमिका अदा नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी जो लोन होता है जब कोई उसे लेता है, चाहे साहूकार से हो या बैंक से हो, और उसे वक्त पर पूरा नहीं कर पाता है तो उस पैसे पर उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो गांव होते हैं, उसमें जो लोन की जो मांग होती है वो क्यों होती है? ताकि वो उससे फसल उगा सके। फसल उगाने में बीज की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत होती है, पानी की, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर पैसे की ज़रूरत होती है, और इन सब में काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है, और जो भी फसल बोया जाता है और फसल तैयार होने तक 3 से 4 महीने का
फ़र्क होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं कि वो ऋतु के आरंभ में, यानी कि जैसे जाड़े का मौसम है या गर्मी का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है, उसके शुरू में वो फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो उधार को वापस कर देते हैं। वो किस तरह से उधार को वापस करते हैं कि जो भी उत्पादन उनके होते हैं वो उसको, यानी कोई फसल है, सब्जी है, उसको बाज़ार में बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उससे अपने पास रखते हैं कुछ हिस्सा, और जो बाकी उन्होंने उधार लिया है वो उधार वो ब्याज के साथ वो साहूकार को लौटाते हैं। तो जो भी उधार की अदायगी है वो किस पर डिपेंड करती है? फसल की कमाई पर डिपेंड करती है कि फसल की कितनी कमाई हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार किसान साहूकार को वापस पैसा करता है, उधार वापस करता है। ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। यानी जो उधार होता है वो कर्जदार को, जिसने कर्ज लिया है, उसे इस परिस्थिति में धकेल देता है, इस सिचुएशन में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस पर उसे जो ब्याज है वो भी देना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे जिनसे वो पैसा लेता है, उधार लेता है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देना होता है और समय पर उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं और बाकी जो उधार है वो पे करना पड़ता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। एक सिचुएशन क्या होती है कि जो उधार है वो इनकम बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है अपने काम करने के लिए या फसल उगाने के लिए, वो पैसा उधार लेकर वो काम शुरू कर सकता है और जब उससे प्रॉफिट होगा तो वो वापस कर देगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जिसने कर्ज लिया है वो व्यक्ति उधार जो है वो पे नहीं कर पाएगा और इससे वो उसी के जाल में फंस जाएगा, यानी कि एक उधार को पूरा करने के लिए फिर उसे दूसरा उधार लेना पड़ेगा। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, ये परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। यानी कि उधार लेना अच्छा साबित होगा या नहीं, ये किस सिचुएशन पर डिपेंड होता है? ये सिचुएशन यानी वक्त के खतरों और नुकसान होने पर जो भी प्राप्त होता है सहयोग, उनकी संभावना पर डिपेंड होता है। ऋण की शर्तें, यानी कि जब उधार ली जाती है या उधार दी जाती हैं उसमें शर्त होते हैं। वो शर्तें क्या हैं? हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, यानी कि जो भी उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसके समझौते पर इंटरेस्ट निश्चित कर दी जाती है, ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। जो कर्ज लेता है वो महाजन को जितना पैसा उसने लिया है उतने पैसे में एक्स्ट्रा ब्याज की रकम जोड़कर वो महाजन को अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है, और इसके अलावा जो उधारदाता है कोई समर्थक ऋणाधार, यानी कि जो कर्ज देता है वो गिरवी रखने की मांग कर सकता है कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा तो बदले में कोई भी एक चीज़ तुम गिरवी रखो। मीन्स कि अगर तुम वापस नहीं कर पाओगे पैसे तो जो चीज़ तुम गिरवी रखोगे वो किसकी होगी? उधारदाता की होगी। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यहाँ लिखा है कि समर्थक ऋणाधार कैसी संपत्ति है? समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है,
यानी कि कर्जदार के पास अगर भूमि है, इमारत है या गाड़ी है या कोई जानवर है या बैंकों में पूंजी है, पैसे रखे हुए हैं, वो किसकी संपत्ति है? वो कर्जदार की संपत्ति है। और कर्जदार जो है वो जब महाजन से उधार लेता है तो वो समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी रखता है इन सभी में से कोई एक चीज़ किसके पास गिरवी रखता है? महाजन के पास गिरवी रखता है। और जब ये गिरवी रखता है तो वो क्यों गिरवी रखता है? इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को यानी कि जो कर्ज दे रहा है उसको गारंटी के रूप में देता है कि अगर मैं आपको पैसा नहीं लौटा पाया तो आप मेरी ये संपत्ति रख सकते हैं। ये एक तरह से समर्थक ऋणाधार यानी कोई भी चीज़ गिरवी रखने के लिए जो होता है वो गारंटी के रूप में होता है। जब तक जो कर्जदार है कर्ज का भुगतान नहीं कर देता यानी उधार जब तक नहीं दे देता तब तक वो चीज़ किसके पास गारंटी के रूप में रहती है? फिर वो कर्ज देने वाले के पास गारंटी के रूप में रहती है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। यानी कि अगर कर्जदार वापस नहीं उधार कर पाता है तो उधारदाता को यानी कि जिसने उधार दिया है वो पैसे को प्राप्त करने के लिए जो भी संपत्ति या समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी में जो भी चीज़ रखी है कर्ज लेने वाले ने उस संपत्ति पर को या फिर उस समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार किसके पास होता है? वो उधारदाता के पास अधिकार हो जाता है। यानी जिसने कर्ज दिया है उसके पास ये अधिकार हो जाता है कि वो उस संपत्ति पर अपना अधिकार करे या उस समर्थक ऋणाधार पर अपना अधिकार करे। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। जैसे समर्थक ऋणाधार के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो जैसे कि ज़मीन है, बैंकों में जमा पूंजी है, पशु है इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। जो कर्ज लेता है वो इन सभी संपत्ति को गारंटी के रूप में उधारदाता के पास रखता है, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। और इन्हीं का उपयोग जो कर्ज लेता है, जो कर्जदार है, वो इन्हीं का उपयोग कर्ज लेने के लिए करता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। जब कर्ज लिया जाता है और कर्ज दिया जाता है उस वक्त कुछ शर्तें होती हैं जिसे हम कर्ज की शर्तें कहते हैं, जिसे हम ऋण की शर्तें कहते हैं। और वो शर्तें क्या होती हैं? ब्याज दर यानी कि जो पैसा कर्ज के रूप में दिया जाता है या लिया जाता है उस पर कितना ब्याज होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। या फिर समर्थक ऋणाधार यानी कि जब कर्ज लिया जाता है उस वक्त कौन सी चीज़ गिरवी के रूप में रखी जा रही है। और कर्ज दिया जाता है या कर्ज जब लिया जाता है उस वक्त गारंटी के रूप में कुछ एक संपत्ति जो कर्ज लेता है वो कर्जदाता को देता है गारंटी के रूप में। इसे समर्थक ऋणाधार कहते हैं। इसके अलावा आवश्यक कागजात होते हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और भुगतान के तरीके होते हैं। मीन्स कि जो कर्ज लेता है वो किस तरह से कर्ज को अदा करेगा, वो किस टाइम पीरियड पर कर्ज को अदा करेगा, इस सारी तरीके जो होते हैं वो ऋण की शर्तें होती हैं। यानी कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं? ब्याज दर कितना होगा, समर्थक ऋणाधार क्या होगा यानी कि कौन सी चीज़ गिरवी रखी जाएगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे और भुगतान के तरीके यानी कि कर्ज को पे करने का कौन सा तरीका होगा, किस तरीके से वो कब जो कर्ज है वो अदा करेंगे। ये जितने भी तरीके हैं, ये जितनी भी शर्तें हैं उन्हें ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। यानी कि हर तरह के कर्ज के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर कर्ज में एक ही तरह की शर्तें हों। हो सकता है कि एक कर्ज में जो शर्तें हैं वो दूसरे कर्ज में वैसी शर्तें ना हों। इसलिए
एक जो ऋण व्यवस्था होती है, कर्ज देने की व्यवस्था होती है, और दूसरी जो कर्ज की व्यवस्था होती है, उनकी शर्तों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। यानी कि हो सकता है कि कहीं पर समर्थक ऋण आधार की बात ना हो सकता है किसी दूसरे कर्ज में समर्थक ऋण आधार की बात हो सकता है किसी एक कर्ज में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने को ना कहा जाए, हो सकता है कि किसी दूसरे कर्ज में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की बात की जाए। जैसे कि बैंक में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है, लेकिन जब किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया जाता है तो उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिया जाता। तो इस तरह से जो कर्ज की व्यवस्था होती है, उनमें जो शर्तें होती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यानी कि जो कर्ज की शर्तें होती हैं उनमें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर, यानी कि जो उधारदाता है, जो कर्ज दे रहा है, वो किस तरह का है, वो किस तरह से कर्ज की अदायगी करता है, और कर्जदार जो कर्ज लेता है वो किस तरह से कर्ज देता है, किस टाइम पीरियड पर कर्ज देता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर कोई गरीब होता है तो वो कर्ज अपने अकॉर्डिंग पूरा करता है, और अगर कोई अमीर होता है और जब वो कर्ज लेता है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर्ज को पूरा करता है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव के इलाके में सस्ते कर्ज का एक दूसरा एक सोर्स होता है, वो क्या है? सहकारी समितियां। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में, यानी कि कुछ इलाकों में सहयोग के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए जमा करते हैं। कई तरह की सरकारी समितियां होती हैं, जैसे कि किसानों की सहकारी समिति, बुनकरों की सहकारी समिति और औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समिति। इसी तरह से बहुत तरह की सहकारी समितियां होती हैं। कृषक सहकारी समिति जो होती है वो कृषि उपकरण खरीदने, यानी खेती बाड़ी में जो यूज़ की जाने वाली उपकरण होती है उसको खरीदने के लिए, खेती करने के लिए और खेती व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए और दूसरे अलग अलग तरह के खर्चों के लिए कर्ज मुहैया कराती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।